नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं गरिमा सिंह और भारत एक्सप्रेस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर, राइटर सब मिलकर सत्य का संधान कर रहे हैं, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और उस सत्य को आवाज देना और भी ज्यादा जरूरी है। कई बार बहुत सारी खबरों के पीछे जो दबा हुआ सच है वो छिपकर इसलिए रह जाता है क्योंकि उसे दिखाने का साहस नहीं होता, और इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि वो खबरें जिनके पीछे का सत्य और ज्यादा बड़ी खबर है वो आप तक हूबहू पहुंचाया जाए। शुरुआत कर रहे हैं सत्य की। और इस समय की सबसे बड़ी खबर के सत्य से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दर्द सामने आया है। बस थोड़ी देर पहले वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर पूरी दुनिया को गर्व है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है, मोदी सरकार अच्छा काम करने से रोक रही है, हम घर घर जाएंगे, जनता को समझाने की कोशिश करेंगे और अब दिल्ली में दोगुनी गति से, दोगुनी रफ्तार से काम चलेगा। ये थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है और यही है इस समय की सियासत की सबसे बड़ी खबर का बड़ा सत्य। शराब नीति तो बहाना है। शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब फर्जी है। असल में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को रोका जाए, क्योंकि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश में, गुजरात में और अन्य राज्यों में इनकी कितने सालों से सरकार चल रही है बीजेपी की, एक स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल, एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज अगर मनीष सिसोदिया जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या वो कल उनकी रिहाई नहीं हो जाएगी? छूट जाएंगे, वो कल ही छूट जाएंगे, वो सारे मुकदमे सारे खत्म। आज अगर सत्येंद्र जैन बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सारे मुकदमे खत्म, कल वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही नहीं, उनका मुद्दा तो काम रोकना है और विपक्ष के जितने लोग हैं उन लोगों के ऊपर सीबीआई और ईडी भेज के उनको परेशान करना है। तो 10 साल का जो आम आदमी पार्टी का इतिहास है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पार्टी निकली, उस आंदोलन से, उस मूवमेंट से पार्टी निकली और 10 साल अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने पूरे किए हैं। इन 10 सालों के इतिहास का सबसे मुश्किल, सबसे कठिन और सबसे संकट वाला दौर आम आदमी पार्टी इस समय देख रही है। सिसोदिया जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, सत्येंद्र जैन इस्तीफा दे चुके हैं। कट्टर ईमानदार की छवि को बड़ा बट्टा लगा है, अरविंद केजरीवाल को सामने आना पड़ा है और यह कहना पड़ा है कि अब वो घर घर जाएंगे, दिल्ली के लोगों को समझाएंगे कि शराब घोटाला दरअसल है ही नहीं। लेकिन सत्य क्या है, इस रिपोर्ट में आप समझिए। शराब घोटाले पर दिल्ली में महादंगल, हमको जेल में जाना होगा। केजरीवाल सरकार की सियासी घेराबंदी, दिल्ली की सड़कों पर राजनीतिक संग्राम, शराब घोटाला केजरीवाल सरकार के गले की फांस बन गया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बावजूद विपक्ष हमलावर है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सड़क पर सब हल्ला बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले का मुख्य सरगना है,
उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। जब तक त्यागपत्र नहीं हो जाएगा, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। केजरीवाल के अंदर थोड़ी भी नैतिकता हो तो इस कुर्सी को तुरंत छोड़ देना चाहिए, वरना तिहाड़ जाने के बाद तो केजरीवाल को छोड़ना ही पड़ेगा इस कुर्सी को। 6 मंत्री 8 साल में जिसके भ्रष्टाचार में जेल में गए हों, देश में ऐसी भ्रष्ट कोई सरकार नहीं हुई। शराब घोटाले की आड़ में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस ने आज आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर शक्ति प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर अड़ गई। मनीष सिसोदिया से जरा सी भी हमदर्दी रख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। केजरीवाल सरकार सबसे मुश्किल दौर में है। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे ने नैतिकता या मजबूरी वाला सवाल पैदा कर दिया है। साथ ही इस घोटाले की जांच की आंच मुख्यमंत्री केजरीवाल तक भी पहुंचती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो सबसे बड़ा नुकसान कट्टर ईमानदार की छवि को बट्टा लगा है। जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली, उस पर करप्शन के बड़े बड़े दाग हैं, करप्शन के बड़े बड़े आरोप हैं। आदित्य द्विवेदी मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं, कह रहे हैं कि घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, शराब घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन हम सत्य इसके पीछे का समझना चाहेंगे। जो लाइन वो बार बार कहते हैं कि शराब घोटाला नहीं हुआ, बीजेपी हमें काम करते नहीं देखना चाहती, इसका सत्य अगर आदित्य आप समझा पाए। देखिए गरिमा, इस समय जो खेल चल रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, वो सीधा सीधा ये चल रहा है कि कौन किसको खलनायक और नायक बना पाए। जहां भाजपा आम आदमी पार्टी को खलनायक बनाने में जुटी हुई है, वहीं यही काम आम आदमी पार्टी भी भाजपा के ऊपर कर रही है। ठीक है। उनका साफ साफ ये कहना है कि जो उनके 2 मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ से, जिसके लिए अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी भारत आती हैं तो वहाँ स्कूल देखने जाती हैं, यानी कि विश्व में ये स्कूल फेमस हो गए थे दिल्ली के। और कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है अच्छे कामों से, इसलिए उसको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इस तरह के सीधे सीधे आरोप जो है अरविंद केजरीवाल ने मोदी का नाम लेते हुए लगाए कि मोदी और मोदी सरकार इस तरह का काम कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हुआ है। ऐसे में अपनी छवि को बचाने की कोशिश फिलहाल आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं। और ये उनका एक, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि ये एक संक्रमण काल चल रहा है आम आदमी पार्टी का, अब तक का सबसे बुरा दौर, तो उससे इसको निकलना होगा। पार्टी यदि इससे निकल जाती है तो वो सरवाइव कर पाएगी। यदि नहीं निकल पाती है तो 2024 में जो ये राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनकर के आई है, उभरी है, खास तौर से पंजाब में जो उसे उम्मीदें हैं लोकसभा की सीटें हासिल करने की, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा डेंट लगा हुआ है। इसकी भरपाई तो हर हाल में आम आदमी पार्टी को करनी ही होगी। इसी कड़ी में गरिमा, आम आदमी पार्टी ने निर्णय लिया हुआ है कि दिल्ली विधानसभा में सभी विधायक नेतृत्व करेंगे अपनी अपनी विधानसभा का, और घर घर जाके एक कैंपेन छेड़ा जाएगा जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो आम आदमी पार्टी के सबसे अच्छे हीरो मनीष सिसोदिया, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, 18 लाख बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने का कार्य किया, उनको विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसकी एक घर घर जाकर के, यानी कि बिल्कुल आदित्य, यहीं पर तो पेंच फंसा है कि शिक्षा पर तो कोई प्रश्न है ही नहीं ना, प्रश्न तो शराब नीति पर है। शराब नीति पर जवाब दीजिए। 5 करोड़ 12 करोड़ कैसे हो गया, इस तरह की तमाम चीजें। और सीबीआई ने भी लगभग 6 महीने से अपनी इन्वेस्टिगेशन को ऑन रखा था। अब 6 महीने बाद फाइनली जाकर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, सीबीआई की रिमांड मिली है, कोर्ट ने रिमांड दी है। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे सामने लाया जाना है, जो सत्य अभी भी परतों के नीचे है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन तस्वीर एक उत्तर प्रदेश की दिखाते हैं आपको, जहां आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में नजर आया है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा की पटल से ये साफ कर चुके हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाएगा। इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी शख्स खालिद जफर का घर
आज मिट्टी में मिला दिया गया और इसी खौफ ने अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने पर मजबूर किया। उसने कहा अपनी याचिका में कि उसका ट्रांसफर गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में न किया जाए। इस डर का सत्य क्या है, यह भी समझ लेते हैं। योगी ने जो कहा प्रयागराज में वो हुआ। अपराधी के ठिकाने को मिट्टी में मिलाया। जो अपराध करेगा तो बुलडोजर चलेगा। चला बुलडोजर, माफिया का घर खंडहर। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा एक्शन हो रहा है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के घर चुन चुन कर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। अतीक का दाहिना हाथ माने जाने वाले खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चल गया। बिना नक्शा पास कराए बनाई गई पूरी कोठी को चंद घंटों में नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो अपराध हुआ है प्रयागराज में श्री उमेश पाल जी की हत्या का, वह साधारण अपराध नहीं है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जितनी भी कानून के दायरे में कार्रवाई कठोर से कठोर की जा सकती है, की जाए, ये हम लोग अपेक्षा करते हैं और पुलिस उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। सबसे पहले खालिद जफर के घर का मेन गेट तोड़ा गया, बाउंड्री वॉल को गिराया गया। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का लेंटर तोड़ा गया और बालकनी की रेलिंग को भी नेस्तनाबूद किया गया। देखिए, ये एक प्रक्रिया है कानून व्यवस्था की, पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। जिसने कानून तोड़ा है, अवैध जमीनें हत्याई हैं, उनके ऊपर जरूर बुलडोजर जरूर चलेगा। अब ये जानना जरूरी है कि जिस जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, उसकी क्राइम कुंडली क्या है। खालिद जफर को अतीक अहमद का बेहद करीबी माना जाता है। खालिद जफर पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश जफर के घर रची गई। खालिद जफर ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को पनाह दी। जफर के घर से थोड़ी दूर पर अतीक अहमद का घर है। खबर ये भी है कि जिस समय खालिद जफर के घर को खाली कराया जा रहा था, तभी उसके घर से 2 विदेशी गन भी बरामद की गई। वहीं माफिया तंत्र पर बुलडोजर एक्शन के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की माने तो बुलडोजर से दहशत तो बढ़ती है, लेकिन अपराध नहीं रुकता। बुलडोजर किस चीज का समाधान है? सवाल उठता है कि अपराध अगर किसी ने किया है तो अपराध को सजा देश की अदालत देती है, देश का कानून देता है। बुलडोजर से दहशत तो फैलाई जा सकती है, अपराध नहीं रोका जा सकता है। देखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है। अब हमारे पीछे कोई खड़ा हो जाए घटना करके, आपके घर में कोई घटना करके आ जाए और यहाँ खड़ा हो जाए, तो डिजिटल के जमाने में कहीं कुछ नहीं किया कहा जा सकता। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। पहले तो आरोपी अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, फिर आरोपी सदाकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी शूटर्स को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। माफियाओं के घरों को चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में संदेश साफ है कि यूपी में जो अपराध करेगा वो मिट्टी में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। बुलडोजर का जो एक्शन है और जिस तरीके से न सिर्फ माफियाओं को बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज को, उनके घरों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जाहिर है उसके बाद खौफ भी है। अभिषेक पांडे, इस खबर के पीछे का एक सत्य हम आपसे समझना चाहेंगे। अतीक अहमद की पत्नी ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें बचा लिया जाए। अब अतीक अहमद ये कह रहा है जेल से चिट्ठी लिखकर कि उसकी जेल का ट्रांसफर ना हो। क्या इस एक्शन के बाद से जो खौफ नजर आ रहा है, इसका सत्य आप दर्शकों को समझा पाएंगे? जी बिल्कुल, सत्य यही है कि जो अपराध करेगा वो या सलाखों के पीछे होगा, या उसकी गाड़ी पलट जाएगी, या गोलियों से उसको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। मैसेज यही हाईकमान की तरफ से, लखनऊ की तरफ से दिया गया। विधानसभा सदन में भी यही आवाज गूंजी, यानी कि अगर आप अपराध करेंगे, आप गैंगस्टर हैं, आप माफिया हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप किस पार्टी से संबंधित हैं, आप वीआईपी हैं, आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, आप पेशेवर अपराधी हैं, आप कुछ भी हो, आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और यही कड़ा संदेश योगी सरकार की तरफ से किया गया है। और आज जब सुबह 11 बजे के आसपास पीडीए के तमाम अधिकारी
आरएएफ एक्शन फोर्स के साथ, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम लोग वहां पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचते हैं तो घर पे वहां कोई मौजूद नहीं था। खालिद जफर अहमद खान ये घर है और हम आपको बताना चाहेंगे शाइस्ता परवीन का बिजली कनेक्शन इस घर में है। किराए पर वो रहती थी लेकिन बिजली कनेक्शन इस घर पे उनके नाम पे था। 2000 स्क्वायर फीट का ये करीब करीब मकान था और 4 करोड़ इसकी अनुमानित कीमत थी, यानी कि मुश्किल से 4 से 5 घंटे में 4 करोड़ का मकान जो था वो धाराशायी हो गया, जमींदोज हो गया, निस्तने नाबूद हो गया। मैसेज साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गरिमा, बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा और यही इस खौफ के पीछे का सत्य भी है। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। तो जो विधानसभा के पटल से बार बार कहा जा रहा है, आज भी ऐसा ही एक संदेश दिया गया और आज तो और तल्ख अंदाज में ये बात कही गई कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को संरक्षण देती रही है, शहद देती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जो होता आया है। एक और कदम आज उठाया गया। समाजवादी पार्टी के जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी पर भी एक बड़ा एक्शन नजर आया। न सिर्फ इरफान पर बल्कि उसके भाई रिजवान पर भी एक्शन हुआ और इन दोनों की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। ये माना जा सकता है कि बुलडोजर एक्शन का ये नेक्स्ट फॉरवर्ड प्लान है, क्योंकि आज एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद तल्खी में नजर आए और दो टूक समाजवादी पार्टी को कहा कि ये सब कुछ किया धरा आप ही का है। ये ढोल बाजे किसी शादी समारोह की शुरुआत नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर कड़ी चोट का शंखनाद है। मुख्यमंत्री योगी के प्रण के बाद उत्तर प्रदेश में अपराधियों के सिर आसमान टूट पड़ा है। माफिया और गैंगस्टर के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कानपुर में कुछ ऐसा ही हुआ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के साथ। इरफान सोलंकी जो इस वक्त जेल में बंद हैं, अब उनकी संपत्तियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इरफान और उनके भाई रिजवान सोलंकी के 4 प्लॉट्स को पुलिस ने सीज कर दिया। ये चारों प्लॉट जाजमऊ के स्वर्ण जयंती विहार कॉलोनी में है। इनकी अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लगभग जो पीडब्ल्यूडी से मूल्य हम लोगों ने अंकित करवाया है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास की संपत्ति। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर तक पैदल मार्च भी किया। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जेल में है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज हैं। करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। दिल्ली, मुंबई, कानपुर, उन्नाव में भी प्रॉपर्टी है। करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। मैं साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी करता हूं कि वो महिला जो इल्जाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्जाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर में मेरे घर को खोद दिया। पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं माना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूं कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने सीपी साहब या डीएम साहब को दिखा दे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मामले से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश करें। धन्यवाद। माफिया, गैंगस्टर, अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रडार पर हैं, क्योंकि योगी ने साफ कर दिया है कि वो चाहे किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़ा हो, अंजाम भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज एक बड़ा फैसला ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का हवाला देते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। जाहिर सी बात है, पहले से जनता महंगाई की मार झेल रही है और उस आम जनता के लिए ये एक और बड़ी चोट है। भारत की अधिकांश जनता अंतर्राष्ट्रीय बाजार का गणित तो नहीं समझ पाती, लेकिन इन दिनों वो ये भी नहीं समझ पा रही है कि अपने घर के गणित का सिस्टम कैसे बैठाया जाए।
महंगाई का बम एक बार फिर आम आदमी की जेब पर फूटा है। घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जाहिर है पहले से बढ़ी बेतहाशा महंगाई की पीड़ा को इस फैसले ने और बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किए। केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। आलोचना के इस दौर में आम आदमी पार्टी भी खासी मुखर नजर आई। अपने मित्रों पर खूब बरसाए प्यार और देश की जनता करे महंगाई से हाहाकार। ये मोदी सरकार का जनता को होली के 7 दिन पहले का तोहफा है। भाजपाइयों से पूछ लीजिए तो कहेंगे बांग्लादेश में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है, नेपाल में महंगाई है। जब वहां लोग मर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं मरते? तुम भी मरो, तुम भी मरो। इस प्रकार की दलील देते हैं। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर का दाम 1103 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2119 रुपए 50 पैसे हो गया है। मुंबई में घरेलू सिलेंडर का दाम 1102 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर का दाम 2071 रुपए 50 पैसे हो गया है। कोलकाता में अब घरेलू सिलेंडर 1129 रुपए में और कमर्शियल सिलेंडर 2221 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। चेन्नई में ये दाम घरेलू सिलेंडर के लिए 1118 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2268 रुपए हो गया है। लखनऊ में घरेलू सिलेंडर की कीमतें 1140 रुपए 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2222 रुपए 50 पैसे हो गई है। आज पूरे विश्व की आर्थिक तंगी मंदी को पछाड़ते हुए भारत किसी भी तरह की परेशानी से बचा हुआ है। अब उनकी समस्या ये नहीं है कि भारत क्यों परेशानी से बचा हुआ है, समस्या ये है कि इनकी पार्टी क्यों परेशानी में फंसी हुई है। और इसलिए कभी जो है वो पकवान की बात करेंगे, कभी दुकान की बात करेंगे, कभी मकान की बात करेंगे और उनके पास जो है वो तर्क और तथ्य रहती है। बीते 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतें 5 बार बढ़ाई गई हैं। अभी जनवरी में ही इसकी कीमत में 25 रुपए का इजाफा हुआ था। हालांकि सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आम आदमी को राहत पहुंचाना भी सरकार के ही दायित्वों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और कोमल शर्मा मेरे साथ मेरी सहयोगी शायद इस महंगाई के बाण पर ज्यादा बड़ा सत्य हम तक पहुंचा पाए। कोमल, क्या गणित है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार का? अगर हम दर्शकों को समझा पाए कि जिस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के गणित का परिस्थितियों का हवाला दिया जाता है वो दरअसल है क्या और क्यों बार बार ये कीमतें बढ़ाई जाती हैं, क्या सत्य क्या है? देखिए, जो भी तेल कंपनियों की बात करें या गैस कंपनियों की बात करें, उनका ये कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से ये रेट्स जो है वो बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है उनका कहना है कि सरकार जो है उन्होंने सब्सिडी देना जो है जनता को बंद कर दिया। खुद ही राहुल गांधी आज ट्वीट करके उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस के टाइम पर किस तरीके से जनता को सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब बीजेपी के टाइम पर सब्सिडी बिल्कुल नहीं दी जा रही। जीरो जो है वो सब्सिडी है। अगर देखें कुल भी मिलाकर देखा जाए तो पिछले साल भी अगर घरेलू सिलेंडर की कीमत 4 बार बढ़ गई, 153 रुपए सीधा बढ़ गई, अब फिर बढ़ा दिया इस साल। हालांकि घरेलू जो सिलेंडर है उसकी कीमत अभी बढ़ाई है और कमर्शियल की जो है साल के शुरुआत में फिर बढ़ा दी थी। देखिए, जो इसका सीधा असर है, हालांकि जो कंपनियां हैं या सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देती है, लेकिन इसका सीधा असर जनता के आम जनता के बजट में पड़ता है। प्रायोरिटाइज होना चाहिए, ये दायित्वों में भी शुमार होना चाहिए कि कम से कम आम जनता इस तरीके से महंगाई से नहीं पिसे। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल आपका इस बातचीत के लिए, इस सत्य को हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात एक और सत्य की जो बेहद प्यारा सत्य है और वृंदावन की होली के रंगों में नजर आता है। ये सत्य राधा कृष्ण के प्रेम का है, क्योंकि वो परंपराएं जो कृष्ण के युग में शुरू हुई वो आज भी उतनी ही जीवंत हैं। उनमें उतना ही प्रेम है, उतना ही सानिध्य है, उतना ही उत्सव है, उतना ही समर्पण है। ब्रिज में होली का ये महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसका सत्य सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण का प्रेम है। आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़क, ब्रज में रंगों संग बरसी लाठियां, राधा कृष्ण की बरसाने वाली होली।
रंग अबीर गुलाल, होली लठमार। ब्रज के लोगों के लिए होली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि ब्रजवासियों के जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। पूरे देश में होली सिर्फ एक दिन होती है, लेकिन ब्रज में 40 दिन। पूरे 1.5 महीने लगातार ब्रज में होता है होली का हुड़दंग। बरसाने की फिजाओं में उड़ते हैं गुलाल के रंग, लाठियों की हर चोट के साथ होती है मस्ती की तरह। आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, आनंद घन प्रभु कर दृग मीड़त, और आनंद घन प्रभु कर दृग। तो सत्य वही है जहां प्रेम है और समर्पण है। इसी के साथ सत्य में फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।